प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास के संबंध में मैंने कुछ फीलिंग्स लेने के लिए आपसे कहा था। एक बच्चे ने फीलिंग लेते हुए उसका फोटोग्राफ मेरे पास भेजा है, बुक को उंगली में रखते हुए, विनायक धवन ने। मात्र एक बच्चे को देख के खुशी हुई है और बाकी बच्चों के आगे प्रणाम उन बच्चों को, क्योंकि लगता है वे मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और मैं जो कह रहा हूँ कि इनकी फीलिंग करना, सब कुछ देखना, धक्का देना, सोफे को देखना, शायद इन चीज़ों को देख के आप लोग हंस रहे होंगे मेरे ऊपर कि क्या बेवकूफ़ टीचर हैं। और तो आप सबको मेरा प्रणाम कि आप मेरे से बहुत ऊपर हैं, इसलिए आपको इस फीलिंग की फ़ोटोग्राफ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। तो भाई नमस्कार आप लोगों को। तो वे बच्चे जो बहुत ऊपर समझते हैं मेरे से अपने आप को, तो उन्हें ज़रूरत नहीं देखने की। बाकी जो बच्चे मेरा कहना मान रहे हैं और फिजिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है बस। बच्चों, मेरी ऑफलाइन क्लास को देखते हुए आप जीरो भी नहीं हो, जीरो भी नहीं हो, जीरो भी। यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स का जो फ़ोन आता है, सर ये बच्चे फिजिक्स और मैथ्स ही करते रहते हैं बस, और आपका मुझे जो होमवर्क आ रहा है इससे आइडिया लग रहा है कि आप फिजिक्स और मैथ्स ही नहीं करते बस। और सब्जेक्ट क्या है, ये तो बस कह के बेइज्जती करनी है सब्जेक्ट की भी और मेरी अपनी भी। क्या दिक्कत है भाई, जब लेक्चर समझ में आता है उसके नोट्स ग्रुप में डालने में क्या दिक्कत है? मन नहीं करता, छोटा मोटा काम है। ठीक है भाई, नमस्कार आपको। बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे सुने। बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका दिन ये आ चुका है। और इसका मजा जब ये आएगा जब आपने फीलिंग ली हो, अन्यथा नोट कर लेना बस, काम चल जाएगा, पास हो जाओगे। पर जिसने फीलिंग ली हो वो बहुत बड़ी बात जानेगा। स्पेस में दो पार्टिकल्स मान लें, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा अगर आप ये निकाल लें, तो स्पेस में 10 पार्टिकल होते, 20 होते, 50 होते, या कोई रिजिड बॉडी होती, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, आराम से निकल सकता है। तो दो पार्टिकल्स का निकालने का प्रयत्न करेंगे। एंड टुडेज फर्स्ट हेडिंग, सुन लें और तुरंत लिख देना। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम formed by two particles. स्पेस को 3D में होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है, जिसका मासेस m1 एंड m2 है। ये कहाँ रखा है, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन जानते हो ना, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2। रेफरेंस के लिए दो लाइन क्या लिखेंगे आप, हेडिंग, डायग्राम, फिर 2 लाइन्स। कंसिडरिंग 2 particles 1 and 2 having masses m1 and m2 placed at points of position vector vector r1 and vector r2। डायग्राम को देख के लिख देना 2 लाइन में, केवल 2 या 3 लाइन में। उसके बाद हमने इस सिस्टम पर फोर्स लगाया। जबकि सिस्टम पे मान लो 2 पार्टिकल्स हैं, मान लो 2 ब्लॉक्स हैं रस्सी से बंधे हुए हैं, हमने एक ब्लॉक को खींचा दूसरा भी खींच गया, क्योंकि इनमें एक्शन रिएक्शन है टेंशन के रूप में। दोनों तरफ टेंशन कैंसिल हो जाती है ना आपस में, पर इंडिविजुअल एक को तो टेंशन ही खींच रहा है, तो एक फोर्स इन 2 पार्टिकल्स के बीच में भी लग जाएगा आपस में। नेट फोर्स ऑन 1 वेक्टर F1
क्या होगा, जो F1 पे हमारा फोर्स लग रहा है एक्सटर्नली और +1 पे जो 2 के कारण लग गया इंटरनली, हमने ये लगाया बाहर से, ये और लग जाएगा। और नेट फोर्स किसी पार्टिकल पे न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp1/dt। ये तो नेट फोर्स इक्वली होता है, इसको लेना पड़ेगा हमें। नेट फोर्स ऑन टू वेक्टर F2 जो बाहर से लगाया गया हमारे द्वारा, प्लस इस पे जो पहले वाले ने लगा दिया फोर्स, ये है नेट फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। ऐड कीजिए ना, एडिंग F1 प्लस F2 सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स F1 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F21 एज वेल एज dp1/dt प्लस dp2/dt। यहां देखिए उसके बाद का पोर्शन, बट F12 और F21, 1 पे 2 पे लगाया, 2 ने 1 पे लगाया, ये एक्शन रिएक्शन है। ये क्या होते हैं आपस में, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो F12 की वैल्यू आप माइनस F21 रख दो तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये बचेगा बस खाली। देयरफॉर जो नेट फोर्स है एडिंग F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो क्या, एक्सटर्नल बचेगा बस, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। यानी जो हमने फोर्स लगाया था इंटरनल तो आपस में कैंसिल हो गए, यही नेट फोर्स है। और इज इक्वल टू, देखिए dp1, तो आप इसको d/dt एक साथ लिखते हैं और अंदर p1 प्लस p2। देयरफॉर जब बाहर का ही फोर्स बचा बस केवल F एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू dp/dt, और ये क्या होता है mv1 प्लस mv2 मोमेंटम। ओके, अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, जरा बहुत कंसंट्रेसी के साथ सुनेंगे। ये है सिस्टम पर बाहर से लगने वाला नेट फोर्स, जो कि सिस्टम का मास कितना है, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 नाम की बॉडी जिसका मास है m1 प्लस m2 पर लगने वाला नेट फोर्स है। किसी बॉडी पे नेट फोर्स होता है ma, नेट फोर्स F इक्वल टू ma। पुलिस वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए थे। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम पे लगा, सो पी क्यों लिखा है, पी नहीं लिखा, p1 प्लस p2 लिख देना है, बाकी d/dt। नेट फोर्स सिस्टम जो लगा इक्वल टू होना चाहिए ma। यह है आपके पास d/dt ऑफ mv1 प्लस m1v1 प्लस m1v1 प्लस m2v2। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं,
m1 प्लस m2 से इंटू एंड डिवाइड। ऐसा सिस्टम जिसका मास m1 प्लस m2 है, उस पे इतना फोर्स हम लगा रहे हैं, इट शुड बी इक्वल टू ma। ये रहा m सिस्टम का, तो ये होना चाहिए a एक्सीलरेशन। F इक्वल टू ma, इट शुड बी एक्सीलरेशन। हेंस किसका एक्सीलरेशन? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास का। यहां दिक्कत आएगी इस मोड पे जिसने फीलिंग नहीं ली, और उसका मेरे पे कोई जवाब नहीं है। हाँ, बस एक अंतिम रास्ता बचता। पिछली वीडियो को देख के उसकी फीलिंग लें, और जो उसमें कहा गया है ऐसे धक्का दें, इस चीज को देखें, ऐसे करें वैसे करें, उसको फॉलो करें, तो शायद ये वाला मोड समझ में आ जाएगा। हेंस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। मैं फिर बताता हूं, ये बॉडी है, सिस्टम है जिसका मास है m1 प्लस m2। इस पे लगने वाला फोर्स है नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है F इक्वल टू ma। सिस्टम पर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू सिस्टम का मास, सो इट शुड बी सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन, ऑब्वियसली ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है d बाई डी टी ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऑल्सो डेरिवेटिव करो तो ये तो कांस्टेंट m1 प्लस m2, डेट अलग अलग हो तो ये भी कांस्टेंट्स है, इन अलग दो। m1 d बाई डी टी ऑफ v1 प्लस m2 d बाई डी टी ऑफ v2। इसको भी इंडिविजुअल सोच लो क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। देखते रहना है। सो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पहले वाले पार्टिकल का मास इनटू पहले वाले का एक्सीलरेशन इंडिविजुअल, दूसरे वाले का मास इनटू दूसरे वाले का एक्सीलरेशन अपॉन टोटल मास। दो पार्टिकल्स के अलग अलग एक्सीलरेशंस हैं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा? पहले वाले का मास इंटू उसका एक्सीलरेशन प्लस दूसरे वाले का मास इंटू उसका एक्सीलरेशन होल डिवाइडेड बाय टोटल मास। बेहद इंपॉर्टेंट। प्रोसीड करें। डी बाई डी टी ऑफ, अब ये एक्सीलरेशन एक पार्टिकल का है जिसका मास तो m1 प्लस m2 ही है, पर पार्टिकल एक ही है। कहाँ रखें उसको, वो इट विल बी सेंटर ऑफ मास, जिसे निकालने के लिए हम लगातार बढ़ रहे हैं आगे। एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, टोटल मास m, एक्सीलरेशन केवल पहले पार्टिकल का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पहले पार्टिकल m1, m2 dv2 by dt is equal to d by dt of m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 d by dt of so velocity of center of mass
इज इक्वल टू पहले का मास उसकी वेलोसिटी प्लस दूसरे का मास उसकी वेलोसिटी अपॉन टोटल मास। दो पार्टिकल्स और अलग अलग वेलोसिटीज उनकी हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? पहले वाले का मास उसकी वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले का मास उसकी वेलोसिटी अपॉन टोटल मास। और आ जाइए फाइनल पोजीशन पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अंतिम भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण। जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का, उसके चेंज होने का रेट ही तो वेलोसिटी है। इज इक्वल टू, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, m1 प्लस m2 ऊपर m1 इनटू पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, यानी कि शायद दिख नहीं रहा होगा, the rate of change of position vector is called velocity for center of mass is equal to, अपॉन में तो टोटल मास है, ऊपर m1 इंटू v1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर। उसकी पोजिशन किस रेट से चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी है। m2 dr2 by dt is equal to d by dt of m1 r1 plus m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 डी बाई dt, यानी अंदर की फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पहले वाले का मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे वाले का मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल मास। और आपको m1 और m2 मासेस की पोजीशंस पता हैं, तो उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इस फॉर्मूले से निकलेगी। ओके, और आप सारा मास जोड़ लें, सब मास को जोड़ के एक पार्टिकल एज्यूम कर लें, उसको कहाँ रखें, इस फॉर्मूले के मुताबिक जो पोजीशन आएगी वहां रख दो, तो बात एक ही रहेगी। बॉडी चलने मतलब वो पार्टिकल चल रहा है। इन द केस ऑफ n पार्टिकल्स, ये दो ही पार्टिकल थे, 3 4 5 50 कुछ भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ n पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, पहले वाले का मास उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे वाले का मास उसका पोजीशन वेक्टर, करते करते आखिरी वाला n पार्टिकल मास इंटू उसका पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m। ओके, पोजीशन वेक्टर आप सेंटर ऑफ मास का ऐसे निकाल देंगे, और पोजीशन वेक्टर की जगह कोऑर्डिनेट दे दे, तब भी फंडा तो वही रहेगा। इसको भी आप एक लाइन लिख देना लास्ट में, इफ लास्ट वाला पैराग्राफ, इफ mass m1 is placed at point x1 y1 z1, mass m2 at x2
Y2 Z2 M3 एट या एंड सो, और nवे पार्टिकल का मास Mn एंड पोजीशन Xn Yn Z। देन इन सब ये पार्टिकल ये हैं और इनके पोजीशंस ये। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो पहले वाले का मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले का मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट, करते करते सारे Mn x और अपॉन टोटल M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे तो हर पार्टिकल से एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर विचार करेंगे। तरीका वही होगा, पहला वाला मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा वाला मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस तीसरा वाला मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास। सेम फॉर YCM, फिर y कोऑर्डिनेट लेना है M1 Y1 M2 Y2 अंत में Mn Y अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn, और अंत में Z कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 Z1 M2 Z2 और Mn Z अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 M। जो बच्चे मेरे से ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं अपने आप को, मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य बच्चे जो सोच रहे हैं शायद सर हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं और सर की बात मान लेनी चाहिए, वे इस वीडियो को देख के इसके नोट्स, एक ही आर्टिकल का नोट है, तगड़ा आर्टिकल है, शायद 2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद तुम्हारे पल्ले पड़ेगा भी नहीं है। अभी ताज़ा ताज़ा सब कुछ समझ में आ रखा है। 2 बार रफ कॉपी में लिखे हैं इसको, 2 बार, दूसरी बार प्रभाव पड़ जाएगा, जादुई प्रभाव कि हाँ सब कुछ कर सकते हैं। तीसरी बार फेयर कर लेना, वो नोट्स मेरे पास भेजना। 2 बार रफ में, तीसरी बार फेयर में, वो तीसरी बार का फेयर नोट्स भेजना है यहाँ पे। जितना जल्दी उससे ग्रुप में डाल दो जिसके मन में ये है कि हाँ मैं उनका भला ही चाह रहा हूँ, और जो मेरे से ज़्यादा होशियार समझ रहे मेरी बातों को देख के हंसते हैं वो रहने देना। जय हिंद।